वेलकम टू लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं और साथ साथ हम इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पर इसे ज़रूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं, तो देखिए क्रॉपिंग पैटर्न एक मॉडल होते हैं, एक तरीका होते हैं, सिस्टम होता है जिससे सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न एक तरीका है। अब कैसा तरीका भाई, तो सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करने का। कैसे बेनिफिट प्राप्त करेंगे ज़्यादा, तो क्रॉप फेल्योर, डिजीज और इन्फेस्टेशन, इसका मतलब है फसल बर्बाद होने से और डिजीज से और संक्रमण से जो रिस्क होता है इसका, क्रॉप फेल्योर, डिजीज और इन्फेस्टेशन, इनका जो रिस्क है उसको कम करके सेम पीस ऑफ लैंड से जब ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करते हैं तो उस मॉडल को कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो किसान हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। राम क्या करता है, राम के पास भी 100 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है और श्याम के पास भी 100 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, राम क्या करता है कि अपनी ज़मीन पे सिर्फ गेहूं उगाता है, जबकि श्याम क्या करता है कि गेहूं के साथ चना उगा देता है। अब भाई फसल जो है कि बढ़ती जाती है, बारिश समय से नहीं होती है, थोड़ा उसमें डिजीज लग जाते हैं, जो है कि संक्रमण हो जाता है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं जिसके कारण जो राम का फसल होता है गेहूं, वे पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जबकि श्याम का भी गेहूं बर्बाद होता है, लेकिन जो चना होता है उसके लिए वे कंडीशन में एडॉप्ट करने की थोड़ी प्रायिकता बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे उसका जो चना होता है वे खराब नहीं होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब इससे क्या होता है कि उसको फायदा तो नहीं हुआ लेकिन उसको घाटा भी नहीं हुआ। अब जबकि राम है तो उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया, तो उसका पूरी मेहनत, हर एक चीज़ जो है कि उसका पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जबकि श्याम को ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न उसने अपनाया। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है भाई, तो एक मॉडल है क्या करने का, तो सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करने का। कैसे, तो क्रॉप फेल्योर, डिजीज और इन्फेस्टेशन का जो रिस्क है इसको कम करके, फसल खराब ना हो, फसल में बीमारी और जो संक्रमण होता है इनके रिस्क को कम करके ज़्यादा बेनिफिट कमाने या तो प्राप्त करने का जो मॉडल है इसे कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है। अब क्रॉपिंग पैटर्न 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा है इंटर क्रॉपिंग और तीसरा है क्रॉप रोटेशन। तो इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग किसे कहते हैं। ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग को समझने के लिए जैसे आप देखते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था रेन फेड एग्रीकल्चर के बारे में। रेन फेड एग्रीकल्चर आप समझते हैं कि जो बारिश पे कृषि निर्भर होती है तो उसे कहते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर, बरसाती खेती। अब भाई देखिए, जो खेत में फसल उगाई जा रही है अगर वे बारिश पे डिपेंड है तो वे फसल अच्छी भी हो सकती है या तो पूरी बर्बाद भी हो सकती है, क्योंकि जब भाई मानसून है, जब बारिश होगी तभी फसल अच्छा होगा। अगर मान लीजिए बारिश ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ सकता है, बाढ़ से भी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर मान लीजिए बारिश सही से नहीं हुई तो फसल सूखा पड़ जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। मतलब दोनों कंडीशन में फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश होगी तभी जो है कि फसल एडॉप्ट कर पाएगा, सही तरीके से जो है कि फसल ग्रो करेगी। तो भाई जो छोटे छोटे किसान होते हैं वे रेन फेड एग्रीकल्चर जब करते हैं तो ज़्यादा घाटा ना हो, फसल बर्बाद ना हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड क्रॉप होते हैं, विशेष प्रकार के फसल होते हैं, चावल, गेहूँ, ये सब ग्रो नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर वे ग्रो कराएंगे तो पता नहीं बारिश हो या ना हो, तो पूरा, अगर बारिश नहीं होगा तो भाई पूरा चीज़ खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो किसान होते हैं एक अलग प्रकार का सिस्टम जो है कि प्रीफर करते हैं, खेती करते हैं, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब भाई मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है एक प्रकार की ये तरीका है खेती करने का जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो कराते हैं। मतलब एक ही जमीन के टुकड़े पे, ठीक है, एक ही जमीन पे 2 या 2
दो से अधिक के फसल ग्रो कराते हैं। हमारे भारत में ये बहुत पुराने समय से ही ये चलता आ रहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। पहले के जो भारतीय किसान थे वे भी क्या करते थे कि दो या दो से अधिक के फसल के बीज को जो है कि अपने खेतों में छींट देते थे और फसल ग्रो कर जाता था। अगर मान लीजिए किसी भी कारण जो है कि अगर बारिश नहीं हुई तो एक फसल बर्बाद होता था तो दूसरा जो है कि उसको पर्याप्त मात्रा मिल जाता और वे ग्रो कर जाता, मतलब पूरी तरह से फसल बर्बाद नहीं होती, जिससे किसान को कुछ मुनाफा हो जाता। ज़्यादा मुनाफा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा जरूर होता। अब भाई मिक्स्ड क्रॉपिंग तो समझ गए कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, तो एक प्रकार की प्रैक्टिस है क्या करने की भाई, तो दो या दो से अधिक फसल ग्रो कराने की सेम पीस ऑफ लैंड पे, एक ही जमीन पे। अब इसका मिक्स्ड क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, इसका लक्ष्य क्या, क्यों मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, तो याद रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि अभी जब हम पढ़ाएंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होगा तो वहां पे आपको ये काम देगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या अभी, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रिस्क जो क्रॉप फेल्योर का रिस्क होता है उसको कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, मतलब फसल खराब जो है कि ना हो तो उसका वे रिस्क मिनिमाइज कर देता है। जैसे हमने देखा है अभी एग्जाम्पल श्याम वाला, तो श्याम ने क्या किया था, दो चीज़ें बो दी थी, गेहूं और चना। अब मान लीजिए सही से कंडीशन नहीं रहा तो एक फसल तो बर्बाद हो गई लेकिन दूसरा जो है कि ग्रो कर गया, जिससे उसको पूरी तरह से घाटा नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो क्रॉप फेल्योर का रिस्क है वे मिनिमाइज हो जा रहा है, और जो है कि इससे क्या हो रहा है कि फसल पूरी तरह बर्बाद नहीं हो रही है, किसान को पूरी तरह से घाटा नहीं होगा, कुछ जो है कि फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा अब हम समझते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई किसान सोच रहा है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करें तो क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि कुछ भी हम उगा दें, चावल गेहूं उगा दें, चना उगा दें, कुछ भी उगा दें, ऐसा नहीं है, उसका भी एक कॉम्बिनेशन है। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन को भी समझना जरूरी है। जैसे मैज और उड़द बीन, जैसे आप देखते हैं मक्का होता है उड़द, तो इन दोनों को साथ में अगर एक ही खेत में बोएंगे तो दोनों में से अगर कोई भी, अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो है कि फसल मौसम सही नहीं रहा तो पूरी फसल बर्बाद नहीं होगी, अगर मक्का खराब होगा तो उड़द सही रहेगा, पूरी तरह से फसल बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है कॉटन प्लस मूंग बीन, कॉटन के साथ आप मूंग बीन बो सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड नट के साथ सनफ्लावर का खेती कर सकते हैं, सॉरगम के साथ पिजन पी का खेती कर सकते हैं, वीट के साथ चिकपी का खेती कर सकते हैं, बार्ली के साथ चिकपी का खेती कर सकते हैं, वीट के साथ मस्टर्ड का खेती कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार की अगर खेती हम कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो रहा है भाई, तो फ़ायदा ये हो रहा है कि कोई अगर एक फसल बर्बाद भी हो जाए तो दूसरा जो है कि सही रहेगा, इससे जो है कि किसान को पूरी तरह लॉस नहीं होगा। साथ साथ जो है ये भी फायदा होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वे भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हम इसको समझते हैं। देखिए तीसरा हमारा जो पॉइंट है, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए क्रॉप का सिलेक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या, जैसे आप मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए जो फसल का सिलेक्शन कर रहे हैं कि आप कौन कौन सा फसल बोएंगे तो उसकी क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहली बात, अगर आप मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए क्रॉप का सिलेक्शन कर रहे हैं तो देखिए पहला ये होना चाहिए कि जैसे दो क्रॉप अगर आप ग्रो करा रहे हैं तो ऐसे दो क्रॉप लीजिए कि एक अगर मान लीजिए ग्रो कर जाए तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है दूसरे के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे गेहूं उगा दिए और चना उगा दिए, तो अब गेहूं और चना उगाए हैं तो देखिए गेहूं के लिए भाई गेहूं को तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, और चना जब उगाएंगे उसमें तो चना क्या करते हैं भाई, ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग होते हैं, ये लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं। ठीक है ना, जो ग्राम होता है वे लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो चना होते हैं ना, ये सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब भाई नाइट्रोजन जो है कि आप जानते हैं कि पौधों को कितना आवश्यक होता है, तो गेहूं को मिल गया भाई नाइट्रोजन, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ गई और जो है कि फसल भी अच्छा उगेगा। तो ये दो एडवांटेज हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे क्रॉप को सिलेक्शन करते हैं जिसका पहला वाले का जो वेस्ट मटेरियल
है, उसका प्रोडक्ट है, वे दूसरे वाले के लिए जो है कि काम दे, उसके ग्रोथ में मदद करे। तो इस प्रकार का जब आप फसल बोएंगे तो दो चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगी। पहला तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और दूसरा ये कि जो फसल है उसका पैदावार बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छी क्रॉप्स, आपको अच्छी फसल ग्रो मिलेगी। ठीक है, दूसरा समझते हैं। देखिए, दूसरा जो है, जैसे आप फसल को जब आप क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय ऐसे दोनों क्रॉप नहीं लेने हैं कि जिनको बराबर में लाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए, वाटर चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपने दो ऐसे फसल ले लिए, ऐसा दो फसल का सिलेक्शन कर लिए कि दोनों को लाइट ज़्यादा चाहिए, दोनों को न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए, वाटर भी दोनों को चाहिए। तो ऐसे फसल जो है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी है तो सबसे पहले वहाँ पे आपको देखना है कि पहला वाला अगर लाइट ज़्यादा चाहिए, लाइट ज़्यादा चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, वाटर ज़्यादा चाहिए, तो दूसरे वाले को थोड़ा कम मिले। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आप दो क्रॉप का सिलेक्शन कर रहे हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए, तो देखिए कि पहला वाला जो है वे लॉन्ग ड्यूरेशन का हो, मतलब वे लंबे समय के बाद जो है कि अपना फसल मतलब उसमें फल आए। ठीक है, और दूसरा ऐसा जो शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कम समय में जो है कि उत्पादन हो जाए। ठीक है, फसल पक जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर दो प्रकार का अगर हम फसल का सिलेक्शन कर रहे हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाला और एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कंडीशन सही नहीं रहा, बारिश नहीं हुई या तो डिजीज लग गया, तो इससे क्या होगा कि अगर एक फसल बर्बाद होगी तो दूसरा वाला जो है कि हमको सही सलामत मिल जाएगा, मतलब अच्छी फसल मिल सकती है। ठीक है, दूसरा चलिए समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हम जब दो क्रॉप्स के बीच में सिलेक्शन करते हैं तो ऐसा देखिए कि एक क्रॉप जो है कि लंबा उगे और दूसरा वाला की शॉर्ट ग्रोविंग हो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक टाल ग्रोविंग क्रॉप हो और दूसरा वाला शॉर्ट ग्रोविंग क्रॉप हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो इन दोनों में क्या होगी, अलग अलग कैनोपी आ जाएगी। कैनोपी का मतलब ये है कि उनका जो लिप्स, स्टीम या फ्लावर होगा उसमें जो है कि डिफरेंट आ जाएगा, दोनों में अलग अलग आ जाएगा। मतलब एक बड़ा होगा तो उसके पत्ते बड़े होंगे या तो उसके स्टीम बड़े होंगे, रूट्स भी बड़े होंगे। ठीक है, हम ऐसे फसल का सिलेक्शन करते हैं ऐसे क्रॉप का कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कैनोपी अलग हो जाएगी। एक बड़ा पत्ते वाला होगा, स्टीम बड़ा होगा, फ्लावर भी ज़्यादा होंगे। तो दूसरा वाला अगर छोटा है तो उसमें लिप्स, स्टीम और फ्लावर्स जो है कि अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे तीसरा समझते हैं, हम जब फसल का सिलेक्शन कर रहे हैं दो क्रॉप्स के बीच में, अगर हमको सिलेक्शन करना है तो एक फसल जो डीप रूटेड वाला हो और दूसरा जो है कि सैलो रूटेड वाला हो। कहने का मतलब ये कि जब हम फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक ऐसे फसल का चुनाव करें जो जिसका जो जड़ हो वे गहराई तक जाए और दूसरा वाला का जो है कि मतलब गहरा तक न जड़ जाए। ठीक है, सैलो रूटेड हो। ठीक है, तीसरा फोर्थ हमारा है कि जैसे जब हम क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए तो एक ऐसा क्रॉप का सिलेक्शन करें जिसको न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा हो चाहिए, वाटर की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो दूसरे वाले को ऐसे लें कि उसे कम मात्रा पानी की आवश्यकता कम पड़े, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम पड़े। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोई ना कोई फसल या तो दोनों उग जाएगी, अगर अच्छी जो है कि कंडीशन रही तो दोनों क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर किसी कारणवश सही कंडीशन नहीं रहती है तो कोई एक क्रॉप्स आपको ग्रो हो जाएगा और आपको जो है कि अच्छी फसल मिल सकती है। तो ये पूरा हमने समझा मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हम एडवांटेज इसके समझते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग के। चलिए तो समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, देखिए पहला ये है कि टोटल क्रॉप फेल्यूर का रिस्क जो है, जैसे अनसर्टेन मानसून, मतलब मानसून अगर मान लीजिए सही नहीं है तो क्या होगा कि पूरी तरह फसल बर्बाद होने का रिस्क कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो पूरी तरह फसल बर्बाद होने का रिस्क कम हो जाएगा। जैसे मानसून सही रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल मतलब पूरी तरह जो फसल है वे बर्बाद नहीं होगी, कोई ना कोई एक फसल जो है कि ग्रो कर पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग का एडवांटेज है कि देखिए मिट्टी की फर्टिलिटी जो है कि इम्प्रूव हो जाती है। जैसे हम दो फसल जब बोते हैं, 2 या 3 फसल बोते हैं तो इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, सुधार होता है उसमें, जो है कि फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा है कि देखिए आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक हम क्रॉप जो है कि सेम पीस ऑफ लैंड
लैंड पे अगर ग्रो कराते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पेस्ट का जो संक्रमण है, संक्रमण होने का खतरा भी कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। फोर्थ हमारा है कि देखिए, जब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक हम फसल को उगाते हैं तो कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट आता है। तो कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट आने के कारण क्या होता है कि दोनों जो फसल होते हैं वे उनमें पैदावार जो है कि ज़्यादा होता है, मतलब अच्छी फसल ग्रो करती है कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट के कारण। जैसे मान लीजिए कि गेहूं और चना बो दिए, तो जब गेहूं और चना बोएंगे तो गेहूं और चना में भाई देखिए, हम तो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जो भी चीज़ें हैं वे तो हम डालेंगे ही, लेकिन ग्राम जो चना है वे तो खुद नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, लेगुमिनस होते हैं, और ये नाइट्रोजन जो है कि वीट को सप्लाई करेगा। अब इससे क्या होगा, गेहूं की फसल भी अच्छी हो जाएगी और चना की भी फसल अच्छी होगी। तो ये कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट के कारण जो है कि हमको जो है कि दोनों क्रॉप्स जो है कि उनका पैदावार हमको अच्छा मिलेगा। और साथ साथ जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि अगर हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं सीरियल्स का, पल्सेज का, वेजिटेबल्स का या फूडर्स का, तो हमारे फैमिली के लिए या तो कृषि के लिए जो है कि हमको जो है कि अलग अलग प्रकार का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे। ठीक है, एक ही ज़मीन पे हम कई प्रकार की जब फसल उगाएंगे तो हमारे परिवार के जो किसान का परिवार है तो उनको जो है कि पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब खाली गेहूँ बोएंगे तो खाली गेहूँ मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर उसमें 2-3 क्रॉप्स उगाते हैं तो भी हमको मिल भी जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो बाजार में बेच के जो है कि किसान दूसरा चीज़ भी प्राप्त कर सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ एडवांटेज थे मिक्स्ड क्रॉपिंग के। चलिए तो अब हम समझते हैं इंटर क्रॉपिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं इंटर क्रॉपिंग के बारे में। देखिए, इंटर क्रॉपिंग जो है एक प्रकार की प्रैक्टिस है जिसमें 2 या 2 से अधिक के फसल को हम सेम फील्ड में एक डिफिनिट पैटर्न में, डिफिनिट रो में जो है कि हम उगाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक के फसल को हम जो है कि फील्ड में उगाते हैं, लेकिन एक डिफिनिट रो में। ध्यान में दीजिए, डिफिनिट रो में। आप फिगर में ये देख सकते हैं, ये इंटर क्रॉपिंग है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा अभी मिक्स्ड क्रॉपिंग में, तो इसमें क्या हो रहा था कि 2 या 2 से अधिक के जो फसल थे उनके सीड्स को मिला के छीड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रो में, जैसे मान लीजिए कि अगर एक रो में हम गेहूं उगा रहे हैं तो दूसरे रो में हम क्या उगाएंगे, सरसों उगाएंगे, तीसरे वाले में गेहूं, फिर चौथे वाले में सरसों। मतलब इसमें क्या हुआ कि एक डिफिनिट रो में जो है कि क्रॉप्स होते हैं उनको ग्रो कराते हैं। देखिए, जो छोटे किसान होते हैं ना, अधिकतर ये इंटर क्रॉपिंग का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग से सबसे बढ़िया एडवांटेज है इंटर क्रॉपिंग का। इसमें तो सबसे पहली बात एडवांटेज ये हो गई कि इसको जब एक रो में हम एक डिफिनिट रो में ग्रो करा रहे हैं, एक रो में गेहूं, दूसरे वाले में सरसों, फिर गेहूं, फिर सरसों, इससे क्या होगा, कटाई करने में भी आसानी होगी। साथ साथ जो है कि एक दूसरे में मिलेंगे नहीं तो हमको गेहूं अलग मिल जाएगा, सरसों अलग मिल जाएगा, जो रिस्क है फसल खराब होने का वे भी कम हो जाएगा। और हमको इम्प्रूव्ड, मतलब ये देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें हमको सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि हमको अलग अलग फसल मिल जाते हैं। देखिए, इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक डिफिनिट रो में, डिफरेंट रो पैटर्न में ये जो कि ग्रो कराए जाते हैं फसल, या तो 1:1 में, 1:2 में, या 1:3 में। इसका मतलब थोड़ा समझिए, कहने का मतलब ये कि अगर एक रो में मेन क्रॉप को ग्रो कराते हैं तो एक रो में या 2 रो में या तो 3 रो में जो है कि इंटर क्रॉप्स को ग्रो कराएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए एक रो में अगर हम गेहूँ उगाते हैं तो एक रो में हम सरसों को उगा सकते हैं, या 2 रो में सरसों को, या 3 रो में सरसों को, फिर गेहूं, फिर सरसों, ऐसे जो है कि ग्रो कराया जाता है। इससे आपको समझ में आ रही है कि इंटर क्रॉपिंग का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये कि ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का भाई इम्प्रूव्ड वर्जन है। इससे फ़ायदा ये है कि इसमें सिंचाई भी हम समय समय से कर सकते हैं, तरीके से जो है कि सिंचाई भी हो सकती है। अब उसमें सिंचाई करने में भी प्रॉब्लम होगी। साथ साथ अगर मान लीजिए आपको फर्टिलाइज़र जो है कि डालना है तो आसानी होगी। गेहूँ में जो फर्टिलाइज़र डालनी है वे डाल सकते हैं, सरसों में जो फर्टिलाइज़र डालना है वे डाल सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके इंटर क्रॉपिंग के। चलिए तो अब हम समझते हैं इंटर क्रॉपिंग का क्या क्या एडवांटेज है। तो अब हमारा हेडिंग होगा एडवांटेजेस ऑफ इंटर क्रॉपिंग। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इससे क्या होता है कि जो हमारे सनलाइट, लैंड और वाटर, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका अच्छे से यूज हो पाता है। अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम जब रो में लगा रहे हैं, एक रो में, जैसे एक रो में गेहूँ, दूसरे में सरसों, गेहूँ
सरसों ऐसे लगा रहे हैं तो सनलाइट पर्याप्त मात्रा में दोनों फसल को मिलेगी। एक ही भूमि पे हम दो फसल उगा रहे हैं। पानी की भी जिसको ज़्यादा मात्रा ज़्यादा चाहिए उसको ज़्यादा दे सकते हैं, कम जिसको चाहिए कम दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि सॉइल इरोजन भी जो है कि नहीं होता है। इससे सॉइल इरोजन की जो संभावना होती है वे भी कम हो जाती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि अगर जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इसमें सीड्स जो होते हैं मिक्स नहीं होते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा ये कि सीड मिक्स नहीं होते हैं, इससे हमको हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र अगर हमको फसल में ऐड करना है, फसल में फर्टिलाइज़र छिड़काव करना है तो हम आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब हम थोड़ा समझते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए तो देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में डिफरेंस बताइए, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने क्या बताया, मिक्स्ड क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव एम क्या होता है, इसका लक्ष्य ये होता है कि क्रॉप फेल्योर के रिस्क को कम करना, मतलब जो फसल खराब होता है उसके रिस्क को मिनिमाइज करना, कम करना। जबकि याद रखिए इंटर क्रॉपिंग का एम दूसरा होता है। इसका एम ये होता है कि पर यूनिट एरिया में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जैसे देखे थे इंटर क्रॉपिंग कैसे हो रहा है, अब इंटर क्रॉपिंग में क्या है कि पर यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये इसका एम होता है। तो याद रखिएगा कि इसका एम क्या है, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इंक्रीज करना। बात समझ में आ रही है? देखिए दूसरा समझते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो है कि देखते हैं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो क्रॉप्स की सीड को मिक्स कर देते हैं बोने से पहले। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि इसमें दो फसल के जो सीड होते हैं उसको मिक्स नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। इससे क्या होता है कि हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में जो है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है दोनों को अलग करना, जबकि इंटर क्रॉपिंग में ऐसा नहीं है। हम आसानी से हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, थ्रेसिंग भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए अगला है, अगर मान लीजिए मिक्स्ड क्रॉपिंग में अगर हमको फर्टिलाइजर स्प्रे करना हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या है कि भाई एक रो में है, डिफिनिट पैटर्न है, रो में है सब, तो हम पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का जो है कि बहुत ही आसानी से जो है कि इंडिविजुअल जिस क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट चाहिए हम भी आसानी से दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग में आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि कोई रो नहीं होता है, कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं होता है, जबकि इंटर क्रॉपिंग में देख रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न सेट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखिए ये सारे एडवांटेज आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाकर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा है क्रॉप रोटेशन। तो ध्यान से समझिएगा क्रॉप रोटेशन को। चलिए तो देखते हैं। क्रॉप रोटेशन को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे हमने प्रीवियस में अभी बताया कि राम और श्याम दो किसान थे, तो यहाँ पे वही ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दो किसान हैं, राम और श्याम। अब राम क्या है, उसके पास भी 100 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है, श्याम के पास भी 100 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है। लेकिन क्या करता है राम जो है अपनी खेत में हमेशा बार बार जो है कि चावल की ही खेती करता है। लेकिन श्याम क्या कर रहा है, अगर पहले से प्लान बनाया कि एक साल के लिए अगर हमको रोटेशन करना है तो पहली बार अगर चावल बो रहे हैं तो दूसरी बार गेहूं बोएंगे। क्या करता है श्याम, मैच बोता है एक बार तो दूसरी बार मस्टर्ड बोता है। बात समझ में आ रही है? तो अब इससे क्या हो रहा है कि राम का बार बार चावल बोने से उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जा रही है, जबकि श्याम की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वे जो है कि ख़त्म भी नहीं हुई, इम्प्रूव होते जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो राम का बार बार चावल की खेती करने से क्या हो रहा है कि उसकी जो क्रॉप्स हैं उसमें डिजीज़ लग जा रहे हैं, इंसेक्ट और पेस्ट उस पर जो है कि ख़राब कर दे रहे हैं उसके पौधे को, धीरे धीरे उसकी फसल भी अच्छी ग्रो नहीं कर पा रही है। जबकि जो श्याम है उसको फर्टिलाइज़र भी उतना नहीं डालना पड़ रहा है और एक अच्छा जो है कि उसको क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब फसल उत्पादन अच्छी हो रही है।
अब आते हैं क्रॉप रोटेशन को समझते हैं। तो बात यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम बार बार कई वर्षों तक एक अपने सेम फील्ड में एक ही क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं तो दो आपको मेन आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। पहला ये कि बार बार एक ही फसल को ग्रो कराने से जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी कमी होने लगती है। जैसे आप गेहूँ उगा रहे हैं, मान लीजिए कि उसको नाइट्रोजन अधिक चाहिए, तो बार बार गेहूँ उगाएंगे तो नाइट्रोजन धीरे धीरे सॉइल से ख़त्म हो जाएगी। तो जो विशेष प्रकार को जो न्यूट्रिएंट है या तो बोले तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा डिजीज जो है कि बिल्ड करने लगते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट बिल्ड करने लगते हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, पौधों में बीमारी लग जाती है, इंसेक्ट और पेस्ट हमला कर देते हैं जिससे फसल जो है कि बर्बाद हो जाती है। और इसी को बचाने के लिए, फसल को सही उत्पादन करने के लिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है। तो क्रॉप रोटेशन क्या है भाई? तो क्रॉप रोटेशन एक प्रैक्टिस है अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो कराने का सेम पीस ऑफ लैंड पे, मतलब एक ही ज़मीन पे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कराने का एक प्रैक्टिस है, वे भी प्री प्लानिंग सक्सेशन। मतलब ये हुआ कि पहले से ही प्लान किया हुआ। जैसे मतलब ये हुआ, श्याम ने पहले ही से प्लान कर दिया कि मुझे एक साल में दो जो है कि फसल उगानी है। अगर पहली बार मैं चावल उगा रहा हूँ तो दूसरी बार गेहूँ उगाऊंगा, पहला अगर मैज उगा रहा हूँ मक्का तो दूसरी बार सरसों उगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि क्रॉप रोटेशन जो है ये क्या है, तो सेम पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कराने का एक प्रैक्टिस है जिसमें प्री प्लानिंग सक्सेशन होता है। प्री प्लानिंग सक्सेशन मैंने पहले से ही प्री प्लान होता है कि हमको पहली साल क्या बोना है तो दूसरी बार क्या बोना है। बात समझ में आ रही है? ये हम देखते हैं कि 1 ईयर रोटेशन में हम क्या कौन कौन से क्रॉप्स के कंपोनेंट को हम ग्रो करा सकते हैं, 2 ईयर में, 3 ईयर में। ठीक है, देखिए 1 ईयर रोटेशन की हम बात करते हैं। जैसे 1 ईयर रोटेशन में अगर मैज उगाते हैं तो दूसरी बार जो है कि एक साल में अगर पहला वाला मंथ पहले 6 मंथ में अगर हम मैज ग्रो कराते हैं तो दूसरे वाले में मस्टर्ड, जैसे राइस पहले में तो दूसरे में व्हीट। बात समझ में आ रही है? अगर पहली चावल बोए तो दूसरे में गेहूं, अगर पहले मक्का बोए तो दूसरे में सरसों। बात समझ में आ रही है? 1 ईयर का प्लानिंग है 1 ईयर रोटेशन को। ठीक है, उसी तरह 2 ईयर रोटेशन में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 6-6 महीने का यहाँ पे बना हुआ है। जैसे देखिए 2 ईयर रोटेशन में पहला मैज, तो फिर मस्टर्ड, फिर शुगर केन, फिर फेनुग्रीक मतलब मेथी होता है। ठीक है, फेनुग्रीक मतलब मेथी। जैसे मैज तो फिर पोटैटो, फिर शुगर केन, फिर पीज। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग फसल को हम सेम पीस ऑफ लैंड एक ही ज़मीन पे ग्रो करा रहे हैं, वे भी प्री प्लानिंग के साथ। पहले से ही प्लान बना दिए कि ये ग्रो कराएंगे। तो इससे क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़त्म नहीं होगी और डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट भी ग्रो नहीं करेंगे, बिल्ड नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो फसल भी काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। समझ में आ रहा है? 3 ईयर का रोटेशन का देखें तो अगर पहली बार राइस, फिर व्हीट, फिर मूंग, फिर मस्टर्ड, फिर शुगर केन, फिर बरसिम। उसी तरह कॉटन, फिर ओट, फिर शुगर केन, फिर पीज, फिर मेज, फिर व्हीट। इस प्रकार जो है कि 1 ईयर रोटेशन, 2 ईयर रोटेशन, 3 ईयर रोटेशन के ये क्रॉप्स के कंपोनेंट थे जो आप ग्रो करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। स्क्रीन पे हम इसीलिए फ़ोटो दे दे के समझाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार वीडियो देखें तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अब बात आती है कि क्रॉप रोटेशन के लिए जो क्रॉप का सिलेक्शन करें, वे कैसे क्रॉप का सिलेक्शन करें। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जब क्रॉप रोटेशन करें तो क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हमको मेन क्या करना है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, मतलब इम्प्रूव करानी है, और डिजीज और इंसेक्ट बिल्ड न करे, कुछ ऐसा करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल गेहूं और चना का, तो जैसे आप देखते हैं कि गेहूं बोते हैं तो गेहूं में क्या होगा, तो गेहूं भाई न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। जबकि देख रहे हैं कि अगर हम चना को देखें तो चना के भाई, तो ये चना क्या करता है, लेगुमिनस होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, ये नाइट्रोजन देते हैं। अब भाई गेहूं और चना ग्रो कराएं तो चना क्या करेगा, गेहूं को न्यूट्रिएंट्स देगा। अब इससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती जाएगी, या तो मेंटेन रहेगी और फसल भी अच्छी होगी। तो बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब हम जो बताने जा रहे हैं इन 5
पाँच स्टेप बताएंगे, 5 पॉइंट बताएंगे, इस पे आपको फोकस करना है। क्रॉप रोटेशन के लिए क्रॉप सिलेक्शन जब करते हैं तो इन 5 बातों पे ध्यान देनी चाहिए। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर थ्रू रेन और इरिगेशन। मतलब ये हुआ कि क्रॉप रोटेशन के लिए जो क्रॉप का आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसके लिए आप देखिए कि उसके लिए जो इरिगेशन मतलब सिंचाई की व्यवस्था आपके पास है या नहीं है। मतलब आप चावल बोना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा है स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। मतलब आपको देखनी पड़ेगी कि जो आप फसल का सिलेक्शन, जो आप क्रॉप का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस क्या। मतलब जो आपने मान लीजिए क्रॉप्स का सिलेक्शन किया तो उसको मान लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो आप मिट्टी का देखिए न्यूट्रिएंट, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट आपके हैं तो उसका स्टेटस देखिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो इस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र डालकर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा ये हो गया कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका स्टेटस देखिए, ठीक है। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ह्यूमन पावर, मशीन। मतलब ये हुआ कि क्रॉप रोटेशन के लिए क्रॉप का जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं तो आप देखिए कि उसके लिए फर्टिलाइज़र आपको अवेलेबल है या नहीं है, पेस्टिसाइड अवेलेबल है या नहीं है, ह्यूमन पावर अवेलेबल है कि नहीं है, मशीन पावर अवेलेबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा खेत है और आपके पास जो है कि पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाएँ या तो पेस्टिसाइड नहीं डाल पाएँ, उतना ह्यूमन पावर नहीं है उसको हार्वेस्ट करने के लिए, मशीन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन के लिए क्रॉप सिलेक्शन करते समय हमको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ह्यूमन पावर, मशीन पावर ये सब अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप शॉर्ट और लॉन्ग। मतलब आपको जब क्रॉप रोटेशन के लिए क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्रॉप जो है फसल है वे शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है या लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और एक लास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। मतलब आप जो क्रॉप रोटेशन के लिए क्रॉप का सिलेक्शन कर रहे हैं तो देखिए कि जो फसल है आपकी जब हो जाएगा तो उसके लिए उसको आप मार्केटिंग कर पाएंगे या प्रोसेसिंग फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल है या नहीं है। इन सारे 5 पॉइंट को अगर आप ध्यान देते हैं तो क्रॉप रोटेशन करके आप जो है कि अच्छा फसल उत्पादन कर सकते हैं, साथ साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉप रोटेशन के बारे में। चलिए अब समझते हैं, एक लास्ट हमारा बच गया एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। मतलब ये हुआ कि क्रॉप रोटेशन का एडवांटेजेस क्या है। चलिए तो इसको समझते हैं। चलिए तो देखते हैं अब क्रॉप रोटेशन की क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है क्रॉप रोटेशन करने से पेस्ट और वीड्स कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो जो पेस्ट होते हैं, वीड्स होते हैं, ये इन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे देखिए अगर एक ही प्रकार का फसल बार बार बोते हैं जैसे राम ने किया तो क्या हो रहा था, जब एक ही प्रकार का फसल बो रहे हैं तो सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और दूसरा ये हुआ कि बार बार एक ही फसल बोने से डिजीज और ये जो पेस्ट और वीड्स होते हैं ये बिल्ड करते हैं, ये उगने लगते हैं, ये बढ़ने लगते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो पेस्ट और वीड्स पे कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि फर्टिलाइजर की आवश्यकता खत्म हो जाती है। जैसे आपने एग्जांपल देखा था गेहूं और चना का। भाई चना क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला है, ये क्या करता है, लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं ना, ये नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। तो नाइट्रोजन भाई दे दिए वीट को तो हमको अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम पड़ जाएगी। तो सबसे बड़ा फायदा है क्रॉप रोटेशन का। तो मतलब ये हुआ कि क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है। चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए जब क्रॉप रोटेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं उनके रूट अलग अलग होते हैं, कोई डीप रूट वाला होता है, कोई शैलो रूटेड होता है। इससे क्या होता है कि सॉइल में ये दोनों लोग एक दूसरे को मतलब अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, साथ साथ सनलाइट, ये सारी चीज़ें जो है कि सही तरीके से यूटिलाइज हो पाती है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो फसल को बीमारी से ही बचा सकते हैं। भाई ये हुआ कि अगर एक ही प्रकार का फसल बार बार बो रहे हैं तो उसको जो फसल होगी वह बीमार हो जाएगा, उसको बीमारी लग जाएगी। लेकिन अलग अलग प्रकार की फसल बोएंगे तो जो डिजीज होगा वे मल्टीपल क्रॉप्स पे उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। भाई उतना इफेक्ट नहीं, कोई चीज़ 100% नहीं होती है, मतलब कम इफेक्ट आएगा, मतलब ज़्यादा पौधे को बीमार होने की संभावना कम हो जाएगी, डिजीज लगने की संभावना कम हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात कि क्रॉप रोटेशन से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करती है, मेंटेन रहती है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ फ़ायदे थे क्रॉप रोटेशन के। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उनके बारे में आपने एक एक करके सब कुछ समझ लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें और साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपको कुछ प्रश्न है, कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक करें। और सारी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहाँ पे आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं तो मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन बस लगाना होगा, फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे। तो वीडियो को पूरा एक एक करके लाइन बाय लाइन ज़रूर देखिए। इस चैनल पे क्लास 9th और 10th के मैथ, साइंस और साथ साथ साइंस फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं।